हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर है टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए +2 में आता है, हरियाणा बोर्ड के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि भाई यूजी कोर्सेज में तो सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक आता है बीएससी नॉन मेडिकल या मेडिकल या केमिस्ट्री ऑनर्स में जो सेकंड जो सेमेस्टर है उसमें एक कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी केमिकल काइनेटिक्स से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादातर पूछते हैं। तो आज हम यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने को बताती है। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे एक रिएक्शन है। रिएक्शन ये है कि रिएक्शन भाई H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैंने रिएक्शन कर रखा है, डिकम्पोजिशन करा रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का। तो किसमें डिकम्पोजिशन होता है? वो होता है वाटर और ऑक्सीजन में, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। अगर इस रिएक्शन की, इस वाली रिएक्शन की यदि मैं मोलिकुलरिटी की मैं बात करूं मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन की क्या होगी, तो मोलिकुलरिटी या देखे जाए कितने मोलिक्यूल हैं H2O2 के? 2 मोलिक्यूल हैं। 2 मोलिक्यूल का मतलब ये है कि इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2। मोलिकुलरिटी भले ही 2 हो बट यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन की मतलब जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना है? 1। क्यों? जब मैं रेट ला एक्सप्रेशन लिखता हूं तो हम किससे लिखते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप से। तो H2O2 इस रिएक्शन का जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो रिएक्शन दे रखी है इसमें अगर मैं मैकेनिज्म लिखूं तो मैकेनिज्म में जो भी स्टेप है होगा स्लोवेस्ट स्टेप, उसके अकॉर्डिंग जो रेट आएगा इस रिएक्शन का वो क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 ले रखा है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है उसका यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें? NO2 + O2 के अंदर। जब यहाँ पे इनका डिकम्पोजिशन होगा तो होगा क्या? यहाँ पे जो रेट आएगा वो भी क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। क्योंकि अभी अभी बताया जो ऑर्डर हम निकालते हैं वो हम कौन से स्टेप से निकालते हैं? वो हम स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले रिएक्शन गिवन रहेगी, उस रिएक्शन का क्या कुछ मैकेनिज्म रहेगा क्या नहीं, वो मैकेनिज्म के हर एक स्टेप को लिखेंगे। मैकेनिज्म में जो जो स्टेप हम लिख रहे हैं उन स्टेप को बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्टेप्स। ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप, मैंने जैसे इस रिएक्शन की बात करूं तो 2 ही एलिमेंट्री स्टेप बनते हैं, दोनों के दोनों मैंने लिख दिए, जिसमें पहला जो स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है और जो सेकंड जो स्टेप है वो कैसा स्टेप है? दैट इज द फास्ट स्टेप है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या होता है? जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है। वहां से ही हम क्या निकालते हैं? रेट। और अगर इस रेट फर्स्ट से अगर मैं रेट निकालूंगा तो ये जो फर्स्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन N2O5 की कंसंट्रेशन के ऊपर ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो ये एक अनदर एग्जांपल हो गया जो कि क्या कर रहा है, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखा जाएगा या क्या हाफ लाइफ रहेगा, क्या इसमें ग्राफ बनेगा, वो सारी हम डिस्कस आने वाले वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और जो भी वीडियो आप लोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कोशिश किया करो कंप्लीट देखने की। उससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो और बेहतरीन तरीके से डेवलप होगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन निकालता हूं मैं फर्स्ट ला के केस में निकालता हूं, निकाल के आ रहा हूं रेट ला एक्सप्रेशन। ठीक है। रेट ला एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। देखो मेरे पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि ए जो है वो कन्वर्ट किस में हुई है? प्रोडक्ट में। ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये यहाँ क्या है? प्रोडक्ट है। मान लो यहाँ t = 0 टाइम है तो इस A की कंसंट्रेशन में A मान लेता हूं और P की कंसंट्रेशन कितनी मान लेता हूं? यहाँ पे 0। जब t = t टाइम था तो उस टाइम पे x अमाउंट यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतना ही जो A है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी?
डिसोशिएट हो जाएगा, उतना ही ए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डिसोशिएट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम अगर रेट की मैं बात करूं, क्योंकि रेट की डेफिनेशन ये होती है कि रेट जो होता है वो होता है प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। या सिंपल वे में कहूं कि जो कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है, ये डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन जो रेट आएगा, बाय डेफिनेशन जो रेट आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, रेट आएगा वो आएगा प्लस में डी ऑफ पी अपॉन में डी ऑफ टी, ठीक है। या फिर क्या आएगा, क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी। अब यहां से देखो पी की कंसंट्रेशन कितनी है, टी टाइम पे एक्स है, तो इसको लिख दो प्लस में डी ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ टी। या आप ये भी लिख सकते हो माइनस का सिंबल लगा के, यहाँ टी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है की, दैट इज द ए माइनस एक्स, तो डी ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन डी ऑफ टी। ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेट लिख दिया इस रिएक्शन का, बट हमें पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन जो रेट आता है वो कितना आता है, रेट आता है के इनटू रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन में यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे हैं, रेट लॉ लिख रहे हैं। या फिर सिंपल कहो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या रेट आएगा, वो ये आएगा कि रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, के इंटू में ए की कंसंट्रेशन, ठीक है। और पावर क्या है 1, क्योंकि पावर 1 का मतलब किस प्रकार की रिएक्शन है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, अब यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, तो यहाँ ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, मान लो ये इक्वेशन मान लो सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में जो रेट है उसकी वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt, ठीक है, रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। सेकंड में क्या है, रेट किसके बराबर है, दैट इज द k इनटू a माइनस x है। तो दोनों को एक बार कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर करने के बाद क्या आंसर आता है, कंपेयर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आएगा dx अपॉन डी ऑफ टी इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आया, रेट लिखा है मैंने दोनों को कंपेयर करने के बाद। इसको मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है बस, ठीक है। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, ध्यान से पर देखना क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए है, ठीक है। अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को बैक करके देख लेना, पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। जो dx अपॉन dt है वो किया है, वो आया है k इंटू ए माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स इस साइड ले आता हूं मैं, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू k डॉट डी ऑफ टी, ठीक है। अब इसको क्या कर देता, इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड यदि इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी ऑफ टी। अब बात आई ये कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स का क्या होगा। देखो इसको मैं हमें पता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, बट यहाँ पे माइनस का सिंबल भी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ a माइनस एक्स, बट माइनस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, सिंबल माइनस का। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दूंगा, वैल्यू क्या आएगी, ln ऑफ a माइनस एक्स, वो भी किस में है, माइनस में है, इज इक्वल टू k इंटू डी टी का क्या आएगा, t, k यहाँ पे कांस्टेंट है और प्लस में क्या आएगा c, ये यहाँ पे क्या आया अपना वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन ये आया कि c की वैल्यू निकालनी है भाई अपने को। c यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को पता है कि क्यों आया है, क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन में ले रहा हूँ वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी कि यहाँ पे अगर लिमिट प्रेजेंट होती तो यहाँ से नहीं लिखा जाता, बट यदि लिमिट प्रेजेंट यहाँ नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा है कि ये किस प्रकार का इंटीग्रेशन है, दिस इज नोन एज द इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उसी के कारण से यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन को सोल्व करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे। कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ये है, सी निकालने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यदि इफ t बराबर 0 है, यदि t की वैल्यू 0 आएगी, t की वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 0 रहेगी। ये आप यहां से देख सकते हो। अगर टेम्परेचर कह रहा हूं, यदि टाइम की वैल्यू 0 है, 0 टाइम के ऊपर मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये जो x की वैल्यू थी ये क्या थी, यहाँ पे 0 थी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फिलहाल हो नहीं रहा। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन 1 बिकम क्या बनेगी, माइनस ln ऑफ a माइनस 0 बराबर k डॉट 0 प्लस में c। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ln ऑफ a, और यहाँ क्या आएगा c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस ln ऑफ a। ये पुट कर दो, पुट इन वन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें मिलेगा क्या, वो देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी था, सी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, माइनस ln ऑफ a, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या बनेगा, ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln ऑफ a। ln a को इस साइड ले आता हूँ, क्या बनेगा, ln ऑफ a प्लस का हो जाएगा माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ एक अनदर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक अनदर फॉर्मूला लगेगा, वो क्या कि ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस का यदि होता है तो क्या आता है ln ऑफ a अपॉन में b। ये यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू में टी। ये वैल्यू अपनी आई है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनमें ये वाले फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे ये इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डॉट टी। ठीक है, ये वैल्यू आई है, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को बैक करके आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा, मुझे पता है यहाँ पे जो ln होता है वो किसके बराबर होता है, 2.303 log के बराबर होते हैं। log में और ln में जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल log। यहाँ इस ln में जो बेस होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल e, और यहाँ log में जो बेस होता है वो कितना होता है 10। ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल हो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों के सामने, साझा करता हूँ एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हो कि भाई ln ऑफ p, इसकी वैल्यू बताओ। ln ऑफ p की वैल्यू मान लो q है, तो p की वैल्यू क्या रहेगी, p रहेगा e की पावर में q रहेगा, क्योंकि ये e की पावर में चला जाएगा यदि एंटी लॉग करूंगा। बट यदि मेरे पास ये हो कि log ऑफ p की पावर q है, तो यहाँ p की वैल्यू आएगी 10 की पावर में आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ बेस 10 था और यहाँ बेस क्या है, e है। इस बात का आप हमेशा याद रखना कि ln में और log में क्या डिफरेंस है। जब आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन किया है dx अपॉन a माइनस एक्स का, तो ये इंटीग्रेशन हमेशा किस में लेना है, ln में लेना है। ln ऑफ a माइनस एक्स लिखते हैं। यदि ये भी हो कि dx अपॉन में x हो, इसका आंसर क्या आएगा, ln ऑफ x आएगा यहाँ पे। इस बात को विशेष ध्यान रखना, इंटीग्रेशन हमेशा ln में लिखना है, ना कि log में। ओके, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है आई है, ये वैल्यू क्या है, ln की जगह ये 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स के डॉट टी। तो जो k की वैल्यू आई है यहाँ पे वो ये आई है, k की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, k की वैल्यू आई है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t
log of a अपॉन a माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ a क्या था, a यहाँ पे क्या है, a की इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल, और a माइनस एक्स क्या है, a की ही फाइनल कंसंट्रेशन, आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यूज अपनी निकल के आई है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में जरूर आया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन किस प्रकार से निकालें। तो ये फॉर्मूला हर एक न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और मैं निकालूंगा, लाइक हाफ लाइफ टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हम देखेंगे। पहले ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या वैल्यू आई है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या कह दो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में a का फाइनल कंसंट्रेशन। ये वैल्यू हमारी निकल के आई है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं, हम देखते हैं ग्राफ को, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में होगा, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं, k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन टी log ऑफ दैट इज a नोट अपॉन में a। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया भाई k इंटू टी, टी यहाँ पे पहुंचा दिया और ये लिख दिया 2.303, तो इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ कर दो log ऑफ a नोट माइनस log ऑफ a, log ऑफ a, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, 2.303 को इस साइड ले आओ, क्या आएगा, kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log ऑफ a नोट माइनस log ऑफ a। log a की वैल्यू यहाँ से क्या आई, log a की वैल्यू क्या आई, log a की वैल्यू आई है k अपॉन 2.303 इंटू टी माइनस log ऑफ a नोट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया y, ये यहाँ पे m, ये यहाँ पे x और ये यहाँ पे c, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c एक वैल्यू बन गई। इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा अपने पास log ऑफ a, या इसको लिख सकते हो log ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस साइड क्या रहेगा, टाइम। तो देखो टाइम को यदि आप बढ़ाओगे, यहाँ इस टाइम को बढ़ाओगे, तो ये जो log ऑफ a है, ये जो log ऑफ a है, उल्टा लिख दिया क्या, ये वैल्यू ये इस साइड आएगा, ये उस साइड जाएगा, उल्टा लिख दिया, ये बनेगा माइनस का, ये बनेगा प्लस का। टाइम को यदि बढ़ाओगे तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली टर्म क्या होगी, बढ़ेगी, राइज अप करेगी। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम को यदि बढ़ाओगे तो ये जो mx की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, mx यदि डिक्रीज हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से है, ये है log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ a नॉट माइनस के माइनस क्या है, kt अपॉन 2.303। ठीक है, ये है। अगर यहाँ टाइम को बढ़ाओगे तो नेगेटिव वाली टर्म बढ़ेगी, नेगेटिव वाली टर्म बढ़ेगी तो log ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से अपना कुछ यहाँ पे क्या आएगा, ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग में ग्राफ है। इसका जो स्लोप आएगा, जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना आएगा, दैट इज द, यहाँ से माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन 2.303, इसका क्या आया है, स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई है, दैट इज दिस log ऑफ a नोट, log ऑफ a नोट, ये इसका क्या आया है, इंटरसेप्ट निकल के आया है। तो ये एक ग्राफ भी पूछते हैं कि भाई ड्रा द ग्राफ ऑफ log ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, log ऑफ कंसंट्रेशन, log ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, कुछ डिक्रीजिंग में आता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें रह गया वो है हाफ लाइफ टाइम पीरियड किस प्रकार से निकालो। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम
हाफ लाइफ टाइम को मैं किस प्रकार से कैलकुलेट करूं। तो यहाँ हाफ लाइफ टाइम की कुछ कंडीशन होती है, वो ये होती है कि यदि टाइम टी हाफ के बराबर हो, यदि टाइम टी हाफ के बराबर हो तो जो ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। ए की वैल्यू क्या थी, a माइनस एक्स थी, यहां देखो a माइनस एक्स, इनिशियल कितनी थी, दैट इज द a अपॉन में 2, यानी कि ये वैल्यू वहां पे रहेगी, a माइनस एक्स क्या रहेगा, a बाई 2 के बराबर रहेगा। ओके, डेफिनेशन यही होती है हाफ लाइफ टाइम की, क्या कि द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट द हाफ। ठीक है, आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने को वैल्यू निकालने हैं कि कितनी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ से देखो आप k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 2.303 अपॉन में t इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स है। वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब मैंने क्या लिख दिया कि एट टी हाफ के ऊपर क्या होगा, k की वैल्यू क्या बनेगी 2.303 अपॉन में टी की जगह टी हाफ लिख दिया, log ऑफ ये क्या बना a अपॉन ये क्या बना a अपॉन 2, a से कैंसिल हो गया a, 2 चला गया यहां से ऊपर, यहां लिखता हूं उसको, क्या आंसर आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी हाफ इंटू में ये क्या आया log ऑफ 2। अब log 2 की जो वैल्यू होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 ये वैल्यू और पुट करता हूं, मैं देखता हूं क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मिटा, इसको इस कंडीशन को हमेशा याद रखना हाफ लाइफ टाइम को, कि जब टाइम टी हाफ होगा तो जो ए की वैल्यू है, फाइनल कंसंट्रेशन जो है ए का, वो कितना रह जाएगा, इनिशियल का हाफ रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ये क्या है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या था टी हाफ, और इनटू में log 2 की जगह क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 0.3010, ये आंसर आ जाएगा। अब जब 2.303 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.693 आएगी, करके देख लेना भले। यहाँ पर क्या आएगा टी हाफ, दैट इज द वैल्यू क्या है, किसकी आई है k, यानी कि जो टी हाफ की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.693 अपॉन में k, 0.693 अपॉन में k। तो एक वैल्यू और निकल के आई क्या, कि टी हाफ की वैल्यू होती है जी 0.693 अपॉन में k। अब देखो टी हाफ जो है इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। बट जब हमारा केस था जीरो ऑर्डर का जब केस था, तो उस केस में जो वैल्यू आई थी टी हाफ की वो कितनी आई थी, वो आई थी a अपॉन 2k, ये वैल्यू आई थी a अपॉन 2k। तो यहां से यानी कि अपॉन 2 के ऐसे लिख सकते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में 2k, यानी कि जो टी हाफ था जीरो ऑर्डर के केस में वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो जीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बट फर्स्ट ऑर्डर के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो इस बात को भी आप हमेशा माइंडेड रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ओके, ये बात भी होगी। अब बात है यूनिट क्या निकलेगी, यूनिट क्या होगी यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, रेट कांस्टेंट के की क्या यूनिट रहेगी। देखो टी हाफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू है 0.693 अपॉन में के। टी हाफ किसमें निकलता है, के की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 0.693 अपॉन में टी हाफ।
तो के की वैल्यू निकालनी, के की यूनिट निकालनी है। इसकी कोई यूनिट होती नहीं, ठीक है, नहीं होती है तो उसको मत लिखो। टी टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यहाँ पे क्या आया सेकंड इनवर्स, यानी कि जी फर्स्ट ऑर्डर की केस में जो यूनिट आती है वो कितनी यूनिट आती है, दैट इज द सेकंड माइनस वन, सेकंड इनवर्स इसकी क्या होती है यूनिट। बट जब हम जीरो ऑर्डर का केस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखोगे तो वहां पे रेट कांस्टेंट यूनिट क्या आई थी, मोल पर लीटर पर सेकंड निकल के आई थी जीरो ऑर्डर केस में। और जब फर्स्ट ऑर्डर का केस आया तब वहां पे जो यूनिट आई है रेट कांस्टेंट की वो कितनी आई है, सेकंड इनवर्स आई है। ठीक है, आई होप ये जो सारी बातें हैं जहां पे हमने क्या क्या निकाला है, रेट ला एक्सप्रेशन निकाला है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, एक ग्राफ प्लॉट किया है लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, एक क्या किया है टी हाफ की वैल्यू निकाली है, एक क्या किया है यूनिट निकाला है। ये चारों जो कंसेप्ट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो होते हैं। न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो आपके सामने आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा, और कौन कौन इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, किसकी फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल्स को हम किस प्रकार से सोल्व करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स को यदि देखना है तो आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।